तो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हम यस सर आ रही है। चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली थी, याद है कुछ? सर स्टार्ट करने से पहले एक चीज अगर आप बता दें तो। हाँ यार, मुझे मैसेज करके तुम लोग बहुत तंग कर रहे थे। व्हाट्सएप पर। हाँ, और ओके दो तीन लोग थे। खैर, क्या क्या बताना है? सर वो मतलब फंक्शन कॉल कर लिया, वो इवन नंबर को ऐड कराना था। एन मतलब एन जहां तक यूजर एन देगा वहां तक, मतलब लास्ट नंबर तक ऐड करवाना था इवन नंबर को। अब वो हाँ पूरा प्रोग्राम भी बन गया, लेकिन जो फंक्शन बनाया ना, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट का वो डाला ना, कमांड डाली है। अब वो प्रिंट की कमांड वो बोल रहे हैं कि मेन से INT मेन से वो प्रिंट हो ना, तो हाँ। वो मतलब वो प्रिंट की कमांड उसमें कैसे डाले, INT मेन में कैसे डाले? फंक्शन में तो डाल दिया, फंक्शन को कॉल करवाया, पूरा वो हो गया। अब वो INT मेन से कैसे प्रिंट करवाना है? मेन से भी प्रिंट हो जाएगा, तुमने बस सिर्फ फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होती है ना, जैसे रिजल्ट आएगा कोई इंटीजर में या फ्लोटिंग में, तो बस तुम जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो ना उसके शुरू में फ्लोट लिख दो, तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा फिर। अब जहां पे रिटर्न करेगा, जहां पे कॉल किया था वहीं पे रिटर्न होगा, तो रिटर्न क्या आएगा? रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अब इवन नंबर की एडिशन तुम लोगों ने जो भी परफॉर्म की उसका रिटर्न आया तुम्हारे पास, उसको फिर तुमने डिस्प्ले करवा दिया उस मेन फंक्शन में। बात समझ में आई या मतलब थोड़ा सा और डिटेल में यानी बताऊं? यानी कि जो फंक्शन मैंने बनाया, उस फंक्शन में प्रिंट का नहीं डालूं मैं? नहीं, उसमें नहीं डालो। लेट से तुमने कोई फंक्शन बनाया लॉन्ग, यस सर। ठीक है? लॉन्ग के आगे लिख दिया तुमने फंक्शन का नाम एड इवन, ठीक है? ये तुमने फंक्शन बना लिया, इसके अंदर एक इनपुट आता है। कितने इनपुट आ रहे हैं इस फंक्शन में? कहाँ से सर कहाँ तक फंक्शन का? में सर सर एक ही फंक्शन है। में एक ही इनपुट है, लास्ट मतलब नंबर ऐड करना है बस, n। एक ही इनपुट है। अच्छा, एन कोई इनपुट आ रहा है, ठीक है, इंट एन तुमने लिख दिया। अच्छा, अब मेन के अंदर एक फंक्शन बना हुआ होगा तुम्हारा, ठीक है? उसके अंदर तुमने क्या किया होगा, इसका नाम लिखा होगा और एन की वैल्यू भिजवाई होगी, है ना? यस। यहाँ पे यस तुमने सर। एन एन डिफाइन किया होगा जीरो इंट से, और फिर स्कैन लिया होगा, स्कैन एन के ऊपर, ठीक है? एन में कोई वैल्यू डलवाई होगी स्कैन में यूजर से, फिर तुमने क्या किया होगा, फंक्शन का नाम लिखा होगा ऐड इवन, और एन ब्रैकेट में लिख दिया होगा, है ना? तो ये क्या करेगा, इधर जंप करके अपना काम परफॉर्म करेगा जो इसके नीचे लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है? तुमने क्या करना है, पीछे जब तुमने लॉन्ग लिख दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये जो ऐड इवन तुमने जहां पर भी लिखा है ना, वहां पर इसका रिजल्ट रिटर्न होगा। यानी कि तुमने ऐड इवन के कोड के अंदर ना आखिर में लिखना है रिटर्न, ठीक है? रिटर्न में क्या रिटर्न करवाना है तुमने? कोई एक वेरिएबल रिटर्न करवाना होगा जो कि रिजल्ट का होगा, यानी कि इन सब की एडिशन, समीशन आई इक्वल्स टू जीरो से लेके एन तक ऐड कर दो, ठीक है? किस चीज को? कुछ ना कुछ नंबर को, ठीक है? तो ये तुमने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाया होगा, फॉर लूप लगाया होगा, जिससे ये एडिशन परफॉर्म हुई होगी। इसका फाइनल रिजल्ट कोई लेट से आर के अंदर आ रहा है, तो तुमने रिटर्न जो कर दिया वो आर कर दिया। अब आर की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर आ जाएगी इस पूरे की जगह। अब यहाँ पर आ तो गई है, तो इसको किसी में वेरिएबल में भी स्टोर कराना होगा, तो ऐड इवन जो लिखा हुआ है ना, उसके पीछे इक्वल लगा दो और रिजल्ट लिख दो, ठीक है? तो ये जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है ना, वो स्टोर किस में हो जाएगी? इस रिजल्ट में। नेक्स्ट लाइन में तुम प्रिंट एफ लिख दो, प्रिंट एफ के अंदर रिजल्ट प्रिंट करवा दो। सही है? इनवर्टेड कॉमा में जो सर कुछ भी लिखते हो वो लिख दोगे, सर बाकी रिजल्ट प्रिंट। मतलब मैंने जैसे बनाया ना, इसमें मैंने INT मेन में लिखा है, पहले वो प्रिंट करवाने एक लाइन प्रिंट करवाई, फिर उसके बाद मैंने स्कैन करवाया एन में, और हाँ उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया। अब मैंने लास्ट में फंक्शन डिफाइन किया है लॉन्ग लगा के, और सम, और INT नम में मतलब लिखा है, और उसमें मैंने जो है सम फॉर लूप लगा के वही जो कंडीशन लगाई है n इक्वल्स टू 1, मतलब पूरा बता दिया उसमें। फिर आगे
लास्ट में लिखा है कि प्रिंट परसेंटेज डी सम, यानी कि इसका जो रिजल्ट वो ऐड करके वो सम में ऐड कर दे। अब ये जो अगर मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ वहां पे मैं कॉल कर रहा हूँ INT मेन में फंक्शन को, तो वो हाँ पूरा मेरा एज इट इज रन हो रहा है। लेकिन जो अगर ये मैंने प्रिंट की जो कमांड है ये मैंने लिखी है अपने फंक्शन के अंदर, अब ये प्रिंट की कमांड लिखनी है INT मेन में, यानी कि मेन से वो प्रिंट हो इस तरह का। हाँ हाँ हाँ। तो मेन में प्रिंट करवाने के लिए ना तुम्हारे पास उस वेरिएबल का एक्सेस होना चाहिए जिस पे रिजल्ट रखा हुआ है। तो वेरिएबल का एक्सेस कैसे आएगा, जब भी मैंने इसकी वैल्यू जो है ना ऐड इवन ये जो फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो जहां पर भी, तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया मैंने जब भी इक्वल्स टू के थ्रू। सर फंक्शन को स्टोर करवाऊं या वो जो वैल्यू आ रही है जिसको मैं प्रिंट करवाया उसको स्टोर करवाऊं? वैल्यू जो आ रही है वो इस फंक्शन के नाम की जगह रिप्लेस हो जाएगी जब रिटर्न कॉल होता है तो। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या है, जिसने कॉल किया, जिस लाइन नंबर पे मैंने इसको कॉल किया गया फंक्शन को, उसी लाइन नंबर के ऊपर तुम अपनी वैल्यू रिटर्न कर दो। फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू रिटर्न कर देता है उस लाइन नंबर के ऊपर। लेट से लाइन नंबर 16 थी जिसके ऊपर ये कोड लिखा हुआ था, तो इस लाइन नंबर के ऊपर जो है ये अपना रिटर्न कर देगा वैल्यू। अब इसमें अगर इक्वल्स टू रिजल्ट नहीं लिखोगे तो ये वैल्यू जो है जाया हो जाएगी, कहीं स्टोर नहीं होगी। जो रिजल्ट एडिशन का आया था ना, सही है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, अगर मैं कैमरा खोल के आपको ये दिखा दूं अपनी। स्क्रीन शेयर कर लो बिल्कुल। सर स्क्रीन मैं शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल से लॉगिन और वो कंप्यूटर में है। यहाँ से फिर मैं 1 मिनट में ऐड कर देता अच्छा हूँ। करो। मुझे दिखेगा कहाँ से, कैसे दिखेगा, क्या है ये? सर एक कैमरा ऑन। मिनट। सर एक सर डिसेबल हुआ है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल हुई हुई है, एक मिनट में। शेयर स्क्रीन, हाँ हो गई इनेबल। सर 1 मिनट कैंसिल कीजिएगा अपनी स्क्रीन। हाँ ओके सर। हाँ जी। सर यहाँ पे ये जो है ना ये मैंने लिख दिया है प्रिंट की कमांड यहाँ पे। अब पूरा हाँ फंक्शन यहाँ से रन हो रहा है। 1 मिनट। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, समझ गया मैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉन्ग सर क्यों जैसे नहीं? मैंने सर उस पे एरर आ, जैसे मैंने 10 किया तो उससे पहले के जो मतलब 1 3 5 7 और 9 है उसको ऐड करके उसने 25 दे दिया है। तो यहाँ तक सही हो रहा है, लेकिन मतलब उसको अभी ये जो सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉल किया है, लेकिन ये INT मेन से प्रिंट नहीं हो रहा है, ये तो फंक्शन से प्रिंट हो रहा है ना पूरा पूरा फंक्शन। हाँ तो ये प्रिंट वाली जो कमांड है इसको ऊपर ले जाओ। सर ये मैंने किया था लेकिन ये हुआ नहीं। इधर पेस्ट करो। हाँ जी। अब ये क्या प्रिंट हो अभी रन जाएगा? नहीं होगा सर, यहाँ तो पे सर ये वो सर रिटर्न में नहीं लिखा हुआ इसने कुछ भी फंक्शन के अंदर। बिल्कुल। इसमें ये जो तुमने वेरिएबल लिखा है ना प्रिंट एफ के अंदर सम, उस वेरिएबल का एक्सेस ही नहीं है तुम्हारे पास, सम का रिजल्ट कहाँ आया? मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था यार, स्कोप होती है एक चीज जिसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल किस किस फंक्शन को नजर आ सकता है अभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये? सर मतलब यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूं? यहाँ पर रिटर्न जीरो, यार इसमें टाइपिंग कैसे होती है? एनोटेट, हाँ। यार ये देखो, इधर इधर तो तुम लिख दो रिटर्न वन, वो तो ठीक है।
यहाँ पर तुम लिख दो, कोई मसला नहीं है। ये तो मेन फंक्शन का अपना रिटर्न है, जो कि हम लोग रिटर्न 0 या रिटर्न 1 लिखते ही लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब जो है ना मेन बात, तुम्हारे पास ये जो सम वाला वेरिएबल है, एनोटेशन नजर आ रही है ना? यस सर यस। हाँ सही है। ये जो सम वाला वेरिएबल है, इसका एक्सेस है क्या? इस ब्रैकेट के अंदर कहीं कहीं सम लिखा हुआ है? इनिशियलाइज किया है तुमने सम? नो सर, सम तो सर सम भी मैंने इनिशियलाइज करके देखा था शुरू में, तो हुआ कुछ ठीक नहीं है, था। हाँ, सम इनिशियलाइज तो कर दिया। अब क्या है, इंटीजर नाम का एक सम वेरिएबल है तो, लेकिन उसके अंदर कोई रखा हुआ नहीं है चीज। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सम है ना, वो मेमोरी लोकेशन पे कहीं और पड़ा हुआ है। ये वाला जो सम है, ये मेमोरी लोकेशन में कहीं और रखा हुआ है। ठीक है, यस तुमने सर। इन दोनों को एक एक बनाना है। एक इसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने तुमको बताया था जब मैंने बोला था यार, ये हमारी रैम है, इसके अंदर मेरे पास वेरिएबल्स के नाम से ये जगह अलॉट होती है। ठीक है, तो एक जगह अलॉट जो हुई हुई है वो मेन को हुई हुई है। ठीक है, उस मेन के अंदर तुमने एक वेरिएबल बनाया एन का, और एक और वेरिएबल अभी बना दिया सम का। ठीक है, इसी के अलावा तुम्हारे पास एक और जगह अलॉट हुई हुई है फंक्शन के अंदर, ऑड का, ऑड अंडरस्कोर सम। ठीक है, ये एक फंक्शन बना हुआ है। इस वेरिएबल में इस वाली लोकेशन की जगह जो है वो सम है। इस मेन को ना, इस वेरिएबल का एक्सेस है ही नहीं। जब एक्सेस नहीं है तो मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो भिजवानी पड़ेगी इधर। भिजवाऊंगा किस तरीके से, यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा। रिटर्न किस चीज को करना है मुझे? सम को करना है। ठीक है ना? सर सम लिखूं? हाँ, रिटर्न सम कर दिया तुमने, तो हुआ क्या, ये जो सम का रिजल्ट आया ना, तुमने जो एडिशन करवाने के बाद रिजल्ट आया तुम्हारे पास, यस सर। ठीक है, तो वो रिजल्ट जो है ना, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न कहाँ होगा? रिटर्न वहीं होगा जहां पे इसको कॉल किया गया है, इधर होगा। ठीक है। यस सर समझ आ रहा है अभी। ठीक है, तो रिटर्न इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई, तो इसका रिजल्ट कहीं स्टोर भी होना चाहिए। इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? तो सर ऑड सम के पीछे ना तुम इक्वल्स टू की साइन लगाओ और सम लिख दो। ठीक है, तो हुआ क्या, अब मैं बताता हूँ तुमको दोबारा से। सम जो कैलकुलेट हुआ, सम जो कैलकुलेट हुआ वो रिटर्न यस। होगा। रिटर्न कहाँ होगा? इसके नाम की जगह, यानी कि इसका नाम मिट जाएगा अब, और इधर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, सम की वैल्यू लेट से कैलकुलेट हुई 432। ठीक है, लेट से ये कैलकुलेट हुई थी, तो 432 इधर लिखा हुआ आ गया, सेमीकोलन लगा हुआ है। वो 432 स्टोर किस में हो गया? सम में स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन में तुमने उसको प्रिंट करवा दिया। सही है। तो सही। ये जो शुरू में तुम इंट लिखते हो ना, इसका मतलब होता है ये रिटर्न करेगा कोई वैल्यू। जब रिटर्न करेगा तो इक्वल्स टू लगा के उसको स्टोर भी तो करवाओ। ठीक है, किसी ना किसी वेरिएबल में। जरूरी नहीं उस वेरिएबल का नाम सम ही हो जो इधर यूज किया हुआ है। इसका नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, इधर भी एक्स लिख दो, इधर भी एक्स लिख दो, हाँ हाँ। तब भी चलेगा। सही सही। ठीक है, ओके। तो इसको। ये था तुम्हारा, अब चला के देख लेना, सही चल जाएगा। यस सर चल गया सर। चलो यार, ग्रेट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डिसेबल स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ शेयर, अच्छा जी, खैर। हम लोगों ने यार ये फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें कर ली थी, आखिर में रिकर्जन का टॉपिक था जो कि खतरनाक सा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था यार, उसके बाद हम लोगों ने एक असाइनमेंट देख लिया था, और बस अब ये स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब फंक्शंस वगैरह के बाद का टॉपिक, एरेज। अच्छा जी, अब एरेज होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है उस चीज की, तो उससे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सर कोई क्विज तो नहीं है, असाइनमेंट्स तो सेकंड यार तुम्हारी आवाज बिल्कुल कट गई है, कुछ भी आवाज नहीं है इधर।
कुछ भी आवाज नहीं आई। कौन था कौन? सर मैं हूँ सिद्रा। हाँ क्या कहा? सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं कोई क्विज नहीं है। चलो खैर, थैंक यू सर। एरेज एरेज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरेज क्या होता है, क्यों चाहिए होता है हमारे पास? तो अभी तक हम जो वेरिएबल्स वगैरह बढ़ाते हुए आ रहे हैं ना, ए बी इंटीजर्स, ठीक है, डेटा टाइप के सम। अभी वेरिएबल इस बंदे ने दिखाया मुझे, एक वेरिएबल एन दिखाया है इसने। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये सिंगल सिंगल वेरिएबल्स हैं। इनको मैं सिर्फ इसके अंदर डेटा एक ही स्टोर कर सकता हूँ। अब यार मेरे पास कभी आ जाता है कोई एग्जाम्पल, अभी मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही। ग्रेट, मतलब मैं एरेस के लिए एग्जाम्पल क्या दूं? एरेस के लिए एग्जाम्पल, लेट्स से कोई 100 बंदे हैं डिफरेंट, ठीक है, उनकी मुझे एजेस स्टोर करनी है, कितने एज के हैं हर बंदा, ठीक है। तो हर बंदा कितनी एज का है, तो उसके लिए मुझे हर बंदे के लिए अपना अपना वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो 50 पीपल है, ठीक है, ये है 50, और सबकी अपनी अपनी कोई एज है। लेट्स से 39 ईयर्स ओल्ड, 20, 15, 1, 99, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेरे पास इनपुट्स हैं। अब मैं इनकी एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ और उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक टास्क आ गया छोटा सा, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग थे 50 लोग, उनकी एज एंटर हो जाए और वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास इसमें इशू क्या आता है यार, इसका वेरिएबल नाम लिखूंगा ए, इसका नाम लिखूंगा बी, इसका नाम मैं लिख दूं सी, डी ई एफ जी एच आई, 50 स्टूडेंट, 50 बंदे का। मैं इसी तरीके से आखिर में जेड के बाद ए बी, इस तरीके से मैं इंक्रीज करते जाऊं, ठीक है। तो पूरे 50 जैसे ही हो जाएंगे पर्सन, मैं इतने वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको अलग अलग मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, स्कैन लेना पड़ेगा अलग अलग का, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता कि वो लूप के अंदर ये स्कैन ले ले, ठीक है। मुझे हर दफा स्कैन एफ के अंदर एक दफा ए लिखना पड़ेगा, कॉमा के बाद एक दफा बी, एक दफा सी, एक दफा डी। तो ये थोड़ा सा ना अजाब हो जाता है कोडिंग के अंदर। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए ना, हम लोग क्या करते हैं यार, इसको क्रिएट करते हैं इसकी एरे, इस वेरिएबल की, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज, ठीक है। इस एज की ना मैं एरे क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से 50 उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सबस्क्रिप्ट होता है। एज मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके सबस्क्रिप्ट में 0 आ गया, एज 1 आ गया, एज 2 आ गया, ठीक है। और ये सो ऑन पूरा 50 तक चला दो, यहाँ 49 तक, 0 से 49, 50 हो गया हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। तो बात क्या हुई यार, मेरे पास वेरिएबल का नाम जो है, एक्चुअल नाम, वो तो सेम है, लेकिन सब स्क्रिप्ट का नंबर जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब मेरे पास क्या फायदा मिला इससे, मेरे पास नंबर्स का एक्सेस आ जाता है फॉर लूप के थ्रू। यानी कि आई जो होता है वो हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो मैंने क्या लिखना है, स्कैन एफ में लिख देना है एज, और ब्रैकेट में बता देना है बस उसके आइट्रेशन नंबर, फॉर लूप की आइट्रेशन अभी 0 चल रही है, पहली दफा फॉर लूप चल रहा है, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 0 होगी, तो एज 0 के अंदर स्कैन एफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दफा जब लूप चल रहा होगा तो आई की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो जाएगी, तो स्कैन एफ के अंदर एज 1 हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैंने कोड जो है ना मेरा समराइज हो गया, वो इतना बड़ा 50 लाइनों पे मैं स्कैन एफ कर रहा था, हर दफा वेरिएबल का नाम अलग लिखना पड़ रहा था, वो मजबूरी जो थी वो मेरी पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मैंने उसको कंप्रेस कर दिया सिर्फ एक लाइन और एक फॉर लूप के कोड में, ठीक है। एक लाइन में स्कैन एफ लिखा है और एक लाइन में मैंने क्या लिखा है, फॉर लूप लिखा है, ठीक है। तो इससे मुझे फायदा क्या मिला, मुझे ये फायदा मिला कि मेरे पास वेरिएबल का एक्सेस बहुत आसानी से हो गया। मेरे पास उनको
डेटा स्टोर करवाने का एक्सेस भी बहुत आसान हो गया मेरा। उसको मैनिपुलेट, यानी कि इसमें लेट से मुझे एज के अलावा कोई और होता एप्लीकेशन, मुझे ये करना था कि इन दोनों का सम या सम टू एन टर्म्स, ठीक है, वो निकालना है, और एन जो टर्म्स है वो यूजर एंटर करेगा। मतलब बंदे ने कोई 10 नंबर एंटर करने, ठीक है, उनका सम निकाल के दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बहुत आसान हो गई अब इस एरे क्रिएट करने से, क्योंकि मेरे पास सब स्क्रिप्ट आ गया, तो मेरे पास फॉर लूप के थ्रू वो हर वेरिएबल का अपना अपना एक्सेस मिल सकता है अब आसानी से, ठीक है। तो एरे बनती किस तरीके से है, बिल्कुल वैसी ही बनती है ये, यानी कि इसको इनिशियलाइज बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस तरीके से इंटीजर एक्स किया जाता था पहले किसी जमाने में, या कैरेक्टर एक्स किया जाता था, या कैरेक्टर वेरिएबल का नाम जो भी है तुम लोगों ने लिखना है वो लिखते थे। तो जिस तरीके से पहले वेरिएबल क्रिएट करते थे अभी भी वैसे ही करोगे, लेकिन बस अब क्या आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख दोगे, ठीक है तुम लोग। तो उस नंबर का मतलब क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने वो डिफाइन कर रहा होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी मैंने 50 एग्जांपल दी थी एज की, एज मेरे पास एक वेरिएबल है उसमें 50 एलिमेंट्स हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमारे पास इसकी मतलब टोटल नंबर ऑफ इस वेरिएबल की क्वांटिटी है ये कितने डेटा वेरिएबल। टाइप इंटीजर ही लेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं ले सकते, डबल लॉन्ग वगैरह, नहीं, मतलब सिर्फ इंटीजर ही लेंगे सारे डायरेक्ट। ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हो, लॉन्ग भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, कैरेक्टर भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बूल एक डेटा टाइप होता है, बूल या बूलियन होता है पता नहीं, ठीक है। तो तुम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हो डेटा टाइप, उसकी एरे क्रिएट हो सकती है, डेटा टाइप जितनी पड़ी थी सबके लिए, सही है। अच्छा जी, सिर्फ एक न्यू बात इसके अंदर ये है कि तमाम डेटा टाइप तो क्रिएट हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज है जिसपे ये एरे नहीं रहती, फिर इसका नाम जो है ना वो हम लोग एक स्पेशल डिफरेंट नाम कहलाता है ये। फिर अगर मैं इस एरे को ना कैरेक्टर की एरे क्रिएट कर दूं, CHAR, ठीक है, तो कैरेक्टर की अगर मैं कोई एरे क्रिएट करता हूँ ना, तो ये चीज ना मुझे, ये क्या चीज कहलाती है, ये स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। स्ट्रिंग कब कहलाएगी, जब मैं कैरेक्टर डेटा टाइप की एरे क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का हमारा अलग टॉपिक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन बस है क्या, मैं अपना वेरिएबल जो कुछ भी क्रिएट कर रहा था उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कैरेक्टर वाले का ना एक स्पेशल नाम दिया है स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और क्या कह सकते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर ना बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा होता है, कॉमन यूज है कैरेक्टर्स की एरे बनाना, ठीक है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है मेनली, ठीक है। तो खैर इस पे बाद में आएंगे, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्रिएट करने का फायदा क्या है, उसमें हम लोग स्टोर क्या करा सकते हैं, करते क्या है उससे, वो सारी कहानियां स्टोरी बात की बात। अभी जो है ना हम लोग क्या देख रहे हैं, एरे देख रहे हैं। एरे मैंने बता दिया, डिफाइन करना मैंने समझा दिया, डिफाइन किस तरीके से करते हैं। बाकी ये क्या बकवास लिखी हुई है यार, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, हाँ भाई कलेक्शन होती है जिसके अंदर 50 एज स्टोर हो रही है, बिल्कुल ये बता दिया है। और हाँ मेमोरी के लिहाज से भी बता देते हैं। अच्छा जी, मेन मेमोरी जो मैं अभी बताया करता था एक दफा, उन लोगों को बहुत अच्छे से भी बताया था, ये हमारे पास एक रैम होती है जो हमारे पीसी में लगी हुई है। किसी के लैपटॉप में 4 GB होती है, किसी के लैपटॉप में 8, किसी में 16, किसी में इससे भी ज्यादा, ठीक है। जितनी भी होती है वो तुम लोगों का मसला, तुम लोगों का लैपटॉप, तुम लोगों के डिवाइसेस, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं इस रैम का एक ओवरव्यू, ठीक है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोड चला रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो रैम के अंदर ना एक लोकेशन एलोकेट होती है उस प्रोग्राम के लिए। तो उस प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव जितने वेरिएबल्स हैं उस रैम के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, फिर फाइनली उस रैम से उठ के हार्ड ड्राइव वगैरह में चले जाते हैं। तो ये थ्योरी वगैरह जो है हार्ड ड्राइव में जाने वाली, ये तुम लोग पढ़ लोगे, तुम लोग कौन से कोर्स में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के कोर्स में, ठीक है। तो खैर उस स्टोरी पे नहीं जाते, हम लोग जाते हैं, जब मैं वेरिएबल पीछे क्रिएट किया करता था तो होता क्या था, रैम के अंदर एक
जगह एलोकेट होती थी और उसके एड्रेस जो है ना, उस एड्रेस को मैं कोई नाम दे देता था। लेट्स से मैंने पिछली दफा जो है नाम दिया था एज का, कोई वेरिएबल एक और क्रिएट किया, उसका मैंने नाम दिया एन, ठीक है, यानी कि आइटरेशन नंबर एन या कैपिटल एन, जो तुम लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स का ना होता क्या है, ये रैम के अंदर ना एक जगह तो प्रोग्राम के लिए एलोकेट हुई हुई है, ये पूरी इतनी मोटी जगह इस रिस्पेक्टिव प्रोग्राम जो भी मैं रन करना चाह रहा हूँ उसके लिए एलोकेट हुई हुई है। अब इस जगह के अंदर ना बहुत सारी स्पेसेस हैं, बहुत सारे डेटा स्टोर हो सकता है, तो जरूरी नहीं एज और एन जो है वो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद वाली लोकेशन पे स्टोर हुए हुए हो। लेट से इसका जो एड्रेस था, एड्रेस का मतलब क्या हो गया, इसकी लोकेशन मतलब रैम के अंदर कहाँ है, तो वो एड्रेस से ही प्रोसेसर जो है ना वो पहचानता है, उसको ये नाम वाम नहीं पता। कंपाइलर क्या करता है, इस नाम को रिप्लेस करवा देता है उस एड्रेस से पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो इग्नोर करो कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, वो बैकग्राउंड प्रोसेस है, हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विंडोज और विंडोज के जो प्रोग्राम्स हैं वो संभाल लेते हैं ये चीजें, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये संभालता है मामला। हमारा मसला क्या है अभी, इसका कोई ना कोई एड्रेस है, उस एड्रेस को मैं लेट से 31 हेक्स बोल देता हूँ, हेक्साडेसिमल में मैंने इसका लोकेशन बता दी 31 हेक्स है, तो जरूरी नहीं है 32 हेक्स पे स्टोर हो ये वाला एन जो है, ये हो सकता है कोई 99 हेक्स के ऊपर स्टोर हुआ होगा डेटा, ठीक है, या 199 हेक्स या 399 हेक्स के ऊपर हो स्टोर, ठीक है, तो हो कुछ भी सकता है ये, डिपेंडिंग मेरी लोकेशन कितनी एलोकेट हुई हुई है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है उस पूरे एलोकेटेड लोकेशन पे, ठीक है। अच्छा, जब एरे में क्रिएट करता हूँ यानी कि 0 1 वाला कहाँ स्टोर होगा, जब भी एरे क्रिएट करूंगा तो ये लाजमी तौर पे कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद लोकेशन पे स्टोर होंगे, ठीक है। 31 हेक्स पे अगर एज 0 था तो 32 हेक्स के ऊपर मेरे पास एज 1 होगा, 33 के ऊपर एज 2 होगा, 34 के ऊपर मेरे पास एज 4 होगा, यानी कि 0 1 2 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोर होता है जब मैं मल्टीपल एरेज क्रिएट करता हूँ। तो एरे से मुझे एक ये भी फायदा मिल जाता है, रैम के अंदर ना एक साथ ही रहते हैं तमाम के तमाम वेरिएबल, एक साथ एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा मिलता है, आ, ये फायदा जो है ना ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा सही से, जब हम लोग अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए हैं फंक्शंस के अंदर ना, पास बाय वैल्यू करते हुए आए हैं। पास बाय वैल्यू का मतलब क्या है, मेरे पास एक कप है, उसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, वैल्यू मतलब कोई पानी रखा हुआ है या कोई चाय रखी हुई है, ठीक है। तो पास बाय वैल्यू का मतलब क्या है, मैं इस कप को अगर पास करूंगा किसी दूसरे बंदे को तो मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं, ठीक है। एक मेथड क्या, मैं उसको बता दूं यार मेरे पास ये जो कप है ना उसके अंदर इतनी क्वांटिटी स्टोर हुई हुई है, ठीक है, तुम भी अपने पास इतनी क्वांटिटी स्टोर करवा लो और फिर काम कर लो, ठीक है। तो इसके पास अपनी कप रखी हुई है, इसके पास अपनी कप रखी हुई है, इसके अंदर ये और चाहे तो डेटा वगैरह स्टोर करवा सकता है या निकाल सकता है इसमें से कोई चीज, ये भी अपना चाहे कोई भी डेटा निकाल सकता है या डाल सकता है, ठीक है। तो मैं ये कप के लिहाज से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दो अलग अलग कप है, कप नंबर 1 और कप नंबर 2, ये क्या कहलाता है, पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, ठीक है। पास बाय वैल्यू में क्या हुआ, मैंने सिर्फ इसको ये बताया कि मेरे पास जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू रखी हुई है, तुम भी अपने पास वो वैल्यू रख लो, ठीक है। कप में जितनी क्वांटिटी स्टोर है तुम भी उतनी ही स्टोर करा लो, और फिर जो भी ऑपरेशन करना है तुमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कोई लूप चलाना है उस वैल्यू के रिस्पेक्टिव, वो तुम्हारा मसला अगले फंक्शन में वो चल रहा है, वो अपना देख रहा है फंक्शन जो है, ठीक है। तो ये एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन था। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है, पास बाय वैल्यू के बाद पास बाय रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, मैं ये जो कप है ना पूरा कप उठा के इसको दे देता हूँ, बोलता हूँ ये रहा कप, वही कप है जो मेरे पास था, वो कप मैंने उठा के इस बंदे को दे दिया और बोला जो तुमने करना है आप कर लो, इसमें से मतलब
वैल्यू ऐड कर दो, रिमूव कर दो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, और फाइनली जब रिजल्ट वगैरह आ जाए तो ये कप मुझे वापस कर देना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पास बाय रेफरेंस कहलाता है। इसके अंदर क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आया था मैं रिटर्न करवा रहा था इसके पास। ठीक है, रिटर्न का मतलब जो भी इसके बाद कैलकुलेशन वगैरह का रिजल्ट आया था वो रिटर्न हो गया मेरे पास वापस, जो जहां से मैंने इसको कॉल वगैरह किया था फंक्शन को। लेकिन पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, जो भी मैं डेटा मैनिपुलेशन वगैरह में इस फंक्शन में कर रहा हूँ वो डायरेक्टली हो रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये किस तरीके से होती है, मतलब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का मैं इस रैम के उसमें लिहाज से दिखा देता हूँ। तो होता क्या है यार, मेरे पास ये एक रैम के अंदर जगह स्टोर हुई हुई थी, ये किसकी थी, मेन मेमोरी की। ठीक है, ओ मेन फंक्शन की, मैं लिख रहा हूँ मेन फंक्शन। एक और मैंने फंक्शन बनाया था लेट से एडिशन का। ठीक है, ऐड फंक्शन। ठीक है, ऐड फंक्शन बनाया था, इसमें एक वेरिएबल रखा हुआ था अल्फा। ठीक है, उस अल्फा को मैं स्टोर करवा रहा हूँ किसी बीटा वेरिएबल के अंदर। अब दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है मैं इसको पास बाय वैल्यू करूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू थी 31 तो मैं इसको 31 भिजवा दिया, कॉपी हो गया नंबर। अब बीटा के ऊपर मैंने जो भी ऑपरेशन करना है वो करता रहा। दूसरा तरीका क्या है, ये जो ऐड फंक्शन का मेरे पास जो जगह है ना, उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, 31 नहीं भेज रहा मैं इसको, अब मैं भेज रहा हूँ इसका एड्रेस यानी कि अल्फा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, अल्फा वेरिएबल के अंदर अल्फा की जो भी लोकेशन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लोकेशन मेरे पास आ गई। अब मैं इस फंक्शन के अंदर ना इस लोकेशन के ऊपर जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो वो हो कहाँ रही होगी, एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही होगी। लेट से मैंने 31 और ऐड के फंक्शन में बोल दिया जो भी इसके पास वैल्यू या चीज आए उसमें 3 ऐड कर दो। तो मैंने 3 ऐड जैसे ही किया ना, मुझे रिटर्न करवाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये 3 इधर ऐड हो जाएगा, 31 से ये 34 रिप्लेस होके बैठ चुका, वैल्यू जो है अपडेट हो गई। तो ये क्या कहलाता है, ये पास बाय रेफरेंस कहलाता है। मैंने फंक्शन नहीं पास, वेरिएबल की वैल्यू नहीं पास की, बल्कि पूरा पूरा वेरिएबल ही पास कर दिया। मैंने बोला इस वेरिएबल पे ही डायरेक्ट काम कर लो तुम, मुझे कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे फायदा क्या मिलता है, मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट नहीं हुए। यहाँ पे अल्फा एक अलग वेरिएबल है, एक बीटा अलग वेरिएबल, वो क्रिएट नहीं हुआ। बीटा की जगह मेरे पास फंक्शन के अंदर ना सिर्फ इसका एड्रेस आया और एड्रेस से मुझे पता चल गया यही है, डायरेक्टली मैं इसी मेमोरी की लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। मतलब ये जगह जो है ना वो क्रिएट भी नहीं हुई पास बाय रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो पास बाय रेफरेंस किस तरीके से होता है वो मैंने टॉपिक ना अभी थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि लास्ट जो था तुम लोगों का लेक्चर वो था तुम लोगों का लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 5 जो फंक्शंस का था। इसके बाद एक और चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 जो कि पॉइंटर्स है। पॉइंटर्स मैंने स्किप किया है अभी फिलहाल के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पास बाय रेफरेंस हम लोग बहुत ही कम कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा यूज नहीं करते, आगे चल के यूज होता है। खैर अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एरे और स्ट्रिंग्स वगैरह है, तो मैं इसी के ऊपर ही जा रहा हूँ। तो मेमोरी लोकेशन में ना फायदा, हाँ सर जैसे वो हम जैसे कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें वो एक वेरिएबल रखते हैं, तो उसमें मेन फंक्शन से कोई और वेरिएबल आके स्टोर हो जाता है, तो फिर वो पास बाय रेफरेंस ही नहीं हुआ। नहीं पास बाय रेफरेंस नहीं हुआ, वेरिएबल स्टोर हो रहा है, वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल स्टोर नहीं होता। पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, मैं जो लिख रहा हूँ ना मेन के अंदर मैंने लेट से ऐड लिखा, मेन फंक्शन था मेरा। ठीक है, इंट मेन, उसके अंदर मैंने ऐड के फंक्शन में कोई पीछे स्कैन एफ और प्रिंट एफ वगैरह भी होगा वो मैंने लिखा। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू भिजवाई एन की। ठीक है, ऐड कर दो एन को, और मैंने ऐड वाले फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था, ऐड वाला जो फंक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ था इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल आएगा एन। ठीक है, सही है ना। अच्छा जी, तो ये हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास एन की वैल्यू जो कुछ भी है ना वो इधर आ गई। तो ये कॉपी क्रिएट करेगा, एन एक जगह मतलब रैम के अंदर एक जगह एन लिखा हुआ होगा पहले से,
एक और n बना देगा। ठीक है, तो दो दो n जान रहा है वो काम के नहीं होते, मतलब मैं क्या करूंगा उस n का, एक और n का। ठीक है, तो तो सर अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे तो फिर वो पास बाय रेफरेंस होगा। ग्लोबल वेरिएबल यूज करोगे तो उसमें तो पास ही नहीं करते हम, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो मतलब पास ही नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट जी एक्सेस कर जी रहे हैं। तो पास बाय जी रेफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ पर ना पॉइंटर बना दूं। पॉइंटर तुम लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन तुम लोगों को इस सिंबल का पता है ये क्या करता है। मैंने शुरू में बताया था, एंड एन लिख दिया, तो एंड एन का मतलब क्या है, इस सर स्टोर वेरिएबल करवाता है। इस वेरिएबल की एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। मेरे पास रैम के अंदर ना एड्रेस क्या है, किस वेरिएबल का, एन वेरिएबल का एड्रेस, वो एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। तो ये स्टैरिक नहीं लगाओ, एंड लगा दो ना यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, या यहाँ पर एंड लगता है शायद, मुझे एंड वाले का याद नहीं, एंड कहाँ पे लगता है, स्टैरिक में तो यहीं पे लगता है स्टैर। तो स्टार से क्या होता है, मैं ओके सर। जो भी वेरिएबल है ना उसका एड्रेस गेट कर लेता हूँ, और उस एड्रेस के ऊपर फिर मैं काम करवा रहा होता हूँ। ठीक है, तो ओके सर। पॉइंटर एन का मतलब क्या है, यानी कि स्टैरिक को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर एन का मतलब क्या होता है, एन वेरिएबल जो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर जहां पे हुआ है उसको पॉइंट करेगा ये। ठीक है, पॉइंटर एन। और पॉइंटर ना लिखूं मैं, स्टैरिक ना लगाऊं, सिंपल सा एन लिखूं तो उसकी वैल्यू लिख बताएगा, यानी कि ये बताएगा यहाँ पर क्या वैल्यू है, सिंपल सा एन जो है। ठीक है, तो अगर मुझे सही एड्रेस है सर। चाहिए तो मैं लगा दूंगा पॉइंटर, और जब मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल के ऊपर काम करना है, तो मैं स्टैरिक हटा दूंगा और डायरेक्ट काम करता रहूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टैरिक एन से ना उसका वेरिएबल की लोकेशन उठा ली, और फिर एन के अंदर जो भी है 5 डलवा दिया। तो यहाँ पर जो भी एन की वैल्यू चल रही थी ना पीछे, उसके अंदर 5 आ गई भाई मेन में डायरेक्टली। ठीक है, तो ये होता है यार, कुछ फायदे वगैरह होते हैं। तो खैर मैं बता रहा था एरे के रिस्पेक्टिव, एरे में मुझे क्या फायदा मिलेगा, एरे में मुझे ये मिलेगा कि मैंने जो है ना सिर्फ पहले वाले की लोकेशन भिजवा दूं ना, तो मुझे बाकी की पता है ना, क्योंकि सारे लाइन से होते हैं एरे के अंदर। जो भी इसका एड्रेस है, लेट से एड्रेस नंबर 31 हेक्स, मैं एग्जांपल लेते हुए चला था, तो अगला वेरिएबल किस पे है, 32 हेक्स पे। मतलब मुझे क्या करना है, एड्रेस में एक इंक्रीमेंट कर देना है। सही है ना। तो खैर ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एड्रेसिंग के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस करते हुए कोई चेंजेस वगैरह करना। तो अभी जिस लेवल पे हो तुम लोग, तो इसमें इतना यूज नहीं होगा प्रोग्रामिंग में। तो एरेज जो है ना, अभी से हम सिंपल सिंपल वैसे ही समझते हैं जैसे होती है। अच्छा जी, एरेज में जो है, मैंने एरे तो क्रिएट कर ली। अब एरेज में एलिमेंट को मैं एक्सेस किस तरीके से करूंगा, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ना मुझे ब्रैकेट के अंदर बस वही लिखना है जो एलिमेंट नंबर में एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, ठीक है, एज 0, एज 1। तो एज 0 अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या किस तरीके से लिखूंगा, एज ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया, तो ये मेरे पास 0th लोकेशन पे जो एज वेरिएबल था उसको एक्सेस कर लिया मैंने। जब मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो 10th हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, मैं 12 लिख दूं तो 12th वाला एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर मुझे एक्सेस करना है ना वेरिएबल का, एरे का, तो मुझे बस सिर्फ ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू इंसर्ट करवानी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर मुझे चलाने के लिए क्या करना होगा, एज लिखी, ब्रैकेट के अंदर आई लिख दिया, और कॉमा एंड स्कैनएफ लिखा है, यानी कि परसेंटेज डी। तो ये मेरे पास स्कैनएफ हो गया। ऊपर मैंने फॉर लिख दिया, आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन 50 चला दिया, और आई प्लस प्लस करवा दिया। तो ये मेरे पास पूरी 50 दफा क्या करेगा, ये स्कैनएफ कर लेगा। ठीक है, और इस एज वेरिएबल के अंदर सबसे पहली दफा आई की जगह क्या स्टोर हुआ होगा, 0। तो 0 के ऊपर मैं इनपुट लूंगा, स्कैनएफ लूंगा। फिर जब लूप दूसरी दफा चलेगा तो 1 हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक हो गया मेरे पास कोड। ठीक है, एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ
सर अगर प्रिंट जैसे कराना हो तो अगर सिर्फ एज लिखें तो पूरे 50 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है अब। तो प्रिंट करवाने के लिए भी ना तुमको एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही है, तो यहाँ तक तो हो गई हम लोगों की तमाम बातें। अच्छा जी, यार मुझे एक चीज याद नहीं आ रही, सिंपल सा एक्स लिखूंगा तो ये वेरिएबल को रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा? ये तुम लोग खुद चला के देख लेना, मैंने कभी करके नहीं देखा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मतलब मैंने एज जो वेरिएबल की एरे क्रिएट की है, उसमें जीरो का मतलब तो जीरो वाली लोकेशन आ जाएगी, और प्रिंट जब करवाऊंगा तो जीरो लोकेशन पे जो भी स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको हटा के ना एज प्रिंट करवाऊं, तो शायद मुझे लगता है कि एरर आ जाएगा, वो बोलेगा एज सिंपल सा मतलब अकेले में कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो शायद इस पे एरर दे दे। मुझे याद नहीं है इस चीज का होता क्या है जब मैं एरे का वो ब्रैकेट हटा देता हूँ तो। प्रिंट एफ बस सिंपल सा एक कोड लिखना, उसमें क्या करना, इस कैरेक्टर की जगह ना इंटीजर कर देना, और प्रिंट एफ इसके अंदर, हाँ यार इनिशियलाइज कैसे करते हैं वैल्यू, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इंट ए जो है, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया। उन 4 एलिमेंट्स में ना मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो वैल्यू स्टोर किस तरीके से होती है? वैल्यू स्टोर होती है मेरे ख्याल से कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसमें हम लोग वैल्यू जो है ना वो कॉमा से सेपरेट करते हैं वैल्यू। तो लेट्स से पहली लोकेशन के ऊपर मैंने 0 स्टोर करवाया है, दूसरी लोकेशन पे 3 किया है, फिर 19 कर दिया लेट्स से, और फिर 1 कर दिया मैंने स्टोर। तो ये मेरे पास 4 लोकेशन हो गई। सबसे पहली वाली लोकेशन जो है वो मेरे पास क्या होगी, ए ऑफ 0, ठीक है। लास्ट वाली लोकेशन क्या होगी, ए ऑफ 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 0 से 3 तक 4 हो गए, 4 एलिमेंट्स। तो इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं हम लोग, इस तरीके से करते हैं। पहले तो हम लोग यही लिख देते हैं ना, एक वस टू 4 यूमी सर और ये एक लिख सब आप देते हैं। टाइप कर रहे हैं क्या? क्या सर आपकी एनोटेशन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही, क्यों? सर पता नहीं सर। सर आप सी प्लस प्लस पे कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बस लिख के बता रहे हैं? मतलब मैं स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ। सर नहीं आ सर रहा कुछ कुछ नहीं भी। आ रहा। यार क्या कर रहे हो यार, ये आया? सर सर आप डायरेक्ट सी प्लस प्लस रन करके देखें ना। सर काफी टाइम से नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ओ, अबे तू बताओ ना यार, मैं इतनी देर से बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे लगा मेरा इशू होगा शायद। क्या चीज? सर उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे भेज दें आप। यार मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। टैब क्या करना था, डेफ सी है मेरे पास, डेफ सी है। मतलब मेहनत करवाओगे तुम लोग। फाइल न्यू नहीं ओपन, कुछ है मेरे पास कहीं? नहीं यार, कोई फंक्शन बना हुआ, फाइल न्यू सोर्स न्यू शेयर डेफ सी उठा लो। नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर सर। वो स्लाइड शो हो रही है, डेप सी नहीं हो रहा। डेफ सी नहीं आया? नहीं सर। अब आ गया? सर मेरे ख्याल से एक्स एज अ वेरिएबल यूज होगा। हैश सर वो इंक्लूड। शायद आपने वो की हुई है ना, स्लाइड को वो शो सिर्फ वो करवाया हुआ है। नहीं नहीं, अब हो गया ना, मैंने सारे नहीं कर सर दिए। अभी सर नहीं हुआ। सर स्क्रीन शेयर कर देना। आना स्क्रीन शेयर पे किया है। स्लाइड को मिनिमाइज करूँ? शेयर सही है, अब आ गया। नहीं सर स्क्रीन भी हरी। सर रास्ते में अभी लोड हो रहा है। लोड हो रहा है सर। क्या हुआ? बस ये दिखा रहा है कि स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन इरफान मुकीम स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? सर आपसे झूठ बोलेंगे कि सर? क्या पता यार, तुम लोग तंग करना चाह रहे हो मुझे।
नहीं सर, वो लोडिंग आ रहा है। सर कैसे एक साथ बोलेंगे? अरे भाई फिर मिलेगा एक तो काम करें, वर्बली डिस्कस कर देते हैं। यार। वर्बली मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्बली मतलब क्या बताऊँ? नहीं सर, वर्बली से समझ में भी नहीं आएगा। इंटीजर एक्स। सर सर एक एक बार बार कैंसिल करके फिर से रीस्टार्ट करो। करें, वो शायद सही हो जाएगा। जी जी। सर आपने वो लिंक नहीं सेंड किया सर, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। यार वो मैंने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सारे अरेंज कर लिए थे कल, पता नहीं नेट बंद हो गया था। हाँ, इसलिए अपलोड नहीं कर सका था कल। एक तो लाइट भी रात को 2 या 2:30 बजे कुछ आई, नेट नहीं चल रहा था फिर। खैर स्क्रीन आई या नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई अभी सर। तक तो लोड सर हो रही है। सर वो एक बार कैंसिल करके दोबारा से करें, फिर शायद सेट हो जाए, ऐसे तो मुश्किल है। जी सर। अब आ गई? सर वही दे रहा है। नो सर सर, अभी लोड तक लोडिंग। यार ये क्या मजाक है यार। सर एक बार जूम रीस्टार्ट कर दे, क्या पता उससे सही हो। या सर आप लीव जी करके एक सर, बार से ज्वाइन कर लेना। जूम रीस्टार्ट करने से सही रहेगा इंशाल्लाह। लीव करूं मैं? जी सर। यासिर को मैं वो बना रहा हूँ होस्ट फिलहाल के तौर पे।